नमस्ते साथियों, मैं साजन। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एजुकेशन फायर पे। साथियों, जेटेड के सिलेबस के अनुसार झारखंड टेट में SST 60 अंक में से हिस्ट्री का जो आज पहला ही पॉइंट स्रोत के बारे में पढ़ेंगे। स्रोत के बारे में आज हम डिटेल व सविस्तार पढ़ेंगे ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न या कोई भी ऐसा पॉइंट ना छूट जाए जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। चलिए आज की वीडियो यहीं स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है वो है स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। क्या है ऐतिहासिक स्रोत? कहते हैं किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं, तथ्यों आदि का कालक्रमिक विवरण, क्रोनोलॉजिकल डिस्क्रिप्शन इतिहास कहलाता है। क्या क्या कहलाता है? किसी व्यक्ति, समाज अथवा देश से संबंधित महत्वपूर्ण, विशिष्ट व सार्वजनिक क्षेत्र की घटनाओं को। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं। इतिहास कहते हैं किसी समाज विशेष की सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं आर्थिक स्थिति तथा इन स्थितियों में समय के साथ साथ होने वाले परिवर्तनों को भी प्रस्तुत करता है। क्या करता है? प्रस्तुत कौन करता है? वो इतिहास करता है, इसलिए इतिहास कहलाता है। इतिहास पढ़ के हमें क्या पता लगता है कि प्राचीन समय में लोग की संस्कृति क्या थी, उनका रहन सहन क्या था, उनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी, उनकी आर्थिक सुख सुविधाएं क्या थी, इत्यादि हमें ऐतिहासिक स्रोत से हमें पता लगता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? आगे जो हमारा है वो है पुरातात्विक स्रोत। क्या है? इस पे हम आने वाले थे, वो है पुरातात्विक स्रोत। कहते हैं किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए तथा उसके उचित विश्लेषण में पुरातात्विक साक्ष्यों व स्रोतों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसको जानने के लिए? किसी देश अथवा स्थान का इतिहास जानने के लिए पुरातात्विक साक्ष्यों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब देखते हैं पुरातात्विक साक्ष्य होता क्या क्या है। कहते हैं पुरातात्विक साक्ष्यों के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, बर्तन आदि शामिल किए जाते हैं। अधिकांश पुरातात्विक साक्ष्य प्राचीन टीलों, क्या है? प्राचीन टीलों, माउंट्स की खुदाई से प्राप्त किए जाते हैं। चलिए अब देखते हैं ये माउंट्स क्या होता है। ठीक है साथियों, ध्यान रहे, एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं ये माउंट व टीले क्या चीज होते हैं। यहाँ लिखा है टीला। क्या है टीला? कहते हैं धरती की सतह के उस उभरे हुए भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुरानी बस्तियां के अवशेष विद्यमान होते हैं। क्या चीज होते हैं टीले के अंतर्गत? उभरे हुए उस भाग को कहते हैं जिसके नीचे पुराने बस्तियों के दबे हुए का प्रमाण मिलता है या अवशेष मिलता है। ये कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे एकल सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहु सांस्कृतिक। इसमें एकल सांस्कृतिक हो सकता है, इससे मुख्य सांस्कृतिक जैसे नृत्य, संगीत इत्यादि हो सकते हैं, और इसमें बहुत सारे बहु सांस्कृतिक मतलब प्रतिस्पर्धाएं, खेल प्रतिस्पर्धाएं, नृत्य प्रतिस्पर्धाएं इत्यादि इसमें बहु सांस्कृतिक में ग्रहण किए जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो हमारा होने वाला है वो है प्राचीन टीले। क्या है? प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन कर वहां से प्राप्त वस्तुओं व कलाकृतियों के आधार पर ऐतिहासिक विश्लेषण करना पुरातात्विक विज्ञान, आर्कोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? किसको ढूंढने से? प्राचीन टीलों अथवा स्मारकों का उत्खनन करने से वहां से प्राप्त वस्तुओं को कलाकृतियों के आधार पर ऐतिहासिक विश्लेषण करके पुरातत्व विज्ञान, आर्कोलॉजिकल कहलाता है। ठीक है साथियों, चलिए आगे देखते हैं पॉइंट। आगे पॉइंट क्या हमारा? आगे पॉइंट है हमारा पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना लगभग 2500 ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है
दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ, किसके, मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि वस्तुएं कब्र में दफनाते थे तथा इसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे स्मारकों को महापाषाण मेगालिथ कहते थे। ठीक है दोस्तों, याद रहे ये सारे पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण एवं ढूंढे हुए परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। आगे है अगला पॉइंट, किसी प्राचीन वस्तुओं में विद्यमान C14, क्या है, C14 में आई कमी को माप कर उसके समय का निर्धारण किया जाता है। किसको मानकर, C14 को मानकर इसका समय का निर्धारण किया जाता है। चलिए देखते हैं C14 क्या चीज होती है। कहते हैं, चलिए देखते हैं C14 क्या होता है। कहते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। क्या, रेडियो कार्बन डेटिंग एक ऐसी विधि है, कौन सी, C14 एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह पता लगाया जाता है कि कोई भी वस्तु किस काल से संबंधित है। ये कौन निर्धारण करता है, वो करता है कार्बन 14। कहते हैं C14 कार्बन का रेडियोधर्मी रेडियो एक्टिव समस्थानिक, क्या है, समस्थानिक आइसोटोप, क्या, आइसोटोप है जो सभी सजीव वस्तुओं में विद्यमान होता है। किसमें विद्यमान होता है, सभी जितने भी सजीव वस्तुएं हैं उसमें विद्यमान रहते हैं C14। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या हमारा, आगे है रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला है कि राजस्थान और कश्मीर में कृषि का प्रचलन लगभग 7000 से 6000 ईसा पूर्व में भी था। ये किसके द्वारा पता लगा, C14 के द्वारा, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से पता चला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। अगला हमारा पॉइंट क्या है। कहते हैं पौधों के अवशेषों का परीक्षण कर विशेषतः परागों पोलन के विश्लेषण द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास जाना जा सकता है। किसके द्वारा, पोलन के द्वारा या परागों के विश्लेषण के द्वारा जलवायु और वनस्पति का इतिहास भी जाना जा सकता है कि वो कितने वर्ष पुराने हैं। चलिए आगे देखते हैं, हमारे जो आगे है वो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या है, पुरातात्विक साक्ष्य में कहां से प्राप्त होते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा, अभिलेख से प्राप्त होते हैं। दूसरा है मुद्राएं से प्राप्त होते हैं या सिक्के से। तीसरा है स्मारक भवन। चौथा है मूर्तियां या वह चित्रकला। ठीक है, इन से हमें पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ध्यान रहे, अभिलेख, मुद्राएं व सिक्के, स्मारक भवन, मूर्तियां व चित्रकला। चलिए आगे पॉइंट देखते हैं। साथियों सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से सविस्तार से पढ़ाए जा रहे हैं ताकि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए जो आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाए। चलिए देखते हैं अभिलेख का पुरातात्विक साक्ष्य क्या क्या है। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। क्या है, अभिलेख क्या है, सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसके अध्ययन को पुरालेख शास्त्र एपिग्राफी कहते हैं। इसके अध्ययन को, अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र व एपिग्राफी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, माइंड सेट रहे। अगर आपको ये पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे तो अपने वीडियो पॉज करके, वीडियो रोक कर अपने नोट डाउन भी कर सकते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे जो हमारे अभिलेख के संदर्भ में क्या क्या है पॉइंट वो देखते हैं। कहते हैं भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया क्या है, मध्य एशिया के बोजाग कोई से प्राप्त हुए। कहां से, बोजाग कोई, जो आज चीन में आसपास के इलाकों को कहते हैं। इस अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा पॉइंट है अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र पेलियोग्राफी कहते हैं। किसको, अभिलेख एवं पुराने
दस्तावेज की प्राचीन तिथि के अध्यय को पुरालिपि शास्त्र या पेलियोग्राफी कहते हैं। ध्यान रहे, ये प्रश्न परीक्षा में भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आपको दे दे कि अभिलेख एवं प्राचीन दस्तावेज को क्या कहते हैं, पुरालिपि शास्त्र, पेलियोग्राफी, ये सारे पॉइंट ध्यान रहे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। आगे है, इसमें लिखा है अभिलेख मोहरे प्रशस्त स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर भी मिलते हैं। अभिलेख का जो मुहर कहाँ मिलता है, प्रशस्त स्तंभों पे, स्तूपों पे, चट्टानों पे और ताम्रपत्र पर भी मिलते हैं तथा इसके अतिरिक्त मंदिर की दीवार पर, ईंटों पर व मूर्तियों पर भी इसके साक्ष्य मिलते हैं। कहते हैं प्रारंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। कौन सा प्रारंभिक, कौन सी भाषा में है, वो है प्राकृत भाषा में, तथा ये ईसा से तीसरी पूर्व है। कब से, ईसा से तीसरी पूर्व माना जाता है इसको। आगे है अभिलेखों में संस्कृत भाषा ईसा की दूसरी सदी से मिलने लगा। कब से, ईसा से दूसरी सदी पहले मिलने लगा तथा चौथी पांचवी सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। किसका, अभिलेखों का। ठीक है दोस्तों, याद रहे ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको लिखना है तो वीडियो रोककर इसे लिख सकते हैं अपने कॉपी या नोट्स में। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा होने वाला है वो है मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनसे उनके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। किसके अभिलेख से, मौर्य व अशोक के अभिलेख से देश के अनेक भागों में इनके अभिलेख मिले हैं, जिनसे सीमा, धर्म और शासन नीति पर इनका प्रकाश चलता है कि इनका जो शासनकाल कैसा रहा होगा प्राचीन समय में। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है पॉइंट वो है उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। कहां से, कौन सा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख जो उदयगिरी से प्राप्त हुआ है। उस अभिलेख से किस राजा के बारे में पता लगता है, कलिंग राज, मतलब उड़ीसा। कलिंग उस टाइम उड़ीसा था। उड़ीसा के नरेश खारवेल के बारे में, उनके जो उपलब्धि थी उनके बारे में जानकारी हमें प्राप्त होती है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो है पॉइंट वो है शक क्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। कहाँ के अभिलेख से, जो जूनागढ़ में जो अभिलेख से मिला वहां से शक शासक रुद्रदमन अशोक व चंद्रगुप्त के बारे में उस अभिलेख से पता वो जानकारी मिलती है। किसके संदर्भ में, रुद्रदमन अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में। दोस्तों याद रहे ये सभी पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वह सिलेक्टेड है। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारा है प्रमुख अभिलेख व शासक, कि हमें कौन कौन से अभिलेख मिले और उनके शासन, मतलब कि उनमें जो किस किस शासक का के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। हमारा जो पहला अभिलेख है वो है हाथी गुम्फा अभिलेख। वो किसके बारे में पता लगता है, वो है कलिंग नरेश खारवेल के बारे में हमें पता लगता है। कौन से अभिलेख से, हाथी गुम्फा के अभिलेख से। इसमें है एहोल अभिलेख। कौन सा अभिलेख, एहोल अभिलेख से हमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। तीसरा है हमारा नासिक अभिलेख, जो गौतमी बलश्री के बारे में उनसे प्राप्त लगता है। हमारा जो चौथा है वो है जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के बारे में हमें पता लगता है संदर्भ में। आगे जो हमारा पांचवा अभिलेख है वो है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त के संदर्भ में हमें जानकारी प्राप्त होती है। आगे जो हमारा है वो है मंदसौर अभिलेख, मालवा नरेश यशोवर्मन के बारे में संदर्भ में हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। कौन सा अभिलेख से, मंदसौर अभिलेख से। दोस्तों ये अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट व सिलेक्टेड है, इसको एक साथ लिखकर आपको
सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। आगे जो हमारा 7वां है वो है ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख से प्रतिहार नरेश भोज के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। 8वां जो है देवपाड़ा अभिलेख। कौन सा? देवपाड़ा अभिलेख, जो बंगाल शासक विजय सेन के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ये अभिलेख हमें पूछे भी जा सकते हैं क्योंकि झारखंड स्टेट है, हमको सभी को पता है, और झारखंड के पास ही बंगाल है, तो उस टाइम बंगाल, झारखंड भी बंगाल के अंतर्गत ही आता होगा, इसीलिए ये अभिलेख भी पूछे जा सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो ध्यान रहे सभी अभिलेख बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे जो हमारा 9वां है वो है भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। कौन है? भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख। इन अभिलेखों से किसका पता चलता है? वो है स्कंदगुप्त का। किसका? स्कंदगुप्त का पता चलता है इसके अभिलेख से। इसमें है नोट, भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। याद रहे, सर्वप्रथम कौन सा उल्लेख मिलता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। और हाथी गुम्फा अभिलेख में किसके बारे में बताया गया है? वो है कलिंगराज खारवेल के बारे में बताया गया है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारा है वह क्या कहते हैं? वशिष्ठी पुत्र पुलुवामी। क्या है? पुलुमावी, सॉरी ध्यान रहे, पुलुमावी है के नासिक, क्या है के नासिक। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो है वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख। कौन सा? नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कौन से? नासिक गुहा अभिलेख से किनके बारे में पता लगता है? वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के बारे में नासिक गुहा अभिलेख से पता चलता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वो है समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ लेख। क्या है? समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजित दिशाओं के साथ उसकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। कौन से अभिलेख से? प्रयाग स्तंभ अभिलेख से। चलिए आगे चलते हैं। इसमें है मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पर्स इनस क्रिप्टोनम इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए थे। इसमें यह इनस क्रिप्टोनम इंडिकारम नामक एक ग्रंथमाला है, उसमें संकलित करके प्रकाशन किया गया था। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जो हमारा है इसमें सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति की मोहरें। कहाँ से? सबसे प्राचीन अभिलेख हड़प्पा संस्कृति की मोहरें पर मिलती है। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व माने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रहे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो हमारा है वो है हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सकते। किनके अभिलेख? हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सकते। ये भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं। कौन सा लिपि में? भाव चित्रात्मक लिपि में लिखे गए हैं, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। भावात्मक लिपि क्या होता है? इसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है साथियों, याद रहे सभी पॉइंट सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट है। आप चाहो तो इसे अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वो है सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वह ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख से प्राप्त है। हमने ऊपर देखा भी था। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप, कौन थे? जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली। ठीक है दोस्तों, याद रहे किसको सफलता मिली? सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली सबसे पुराने अभिलेख को पढ़ने में, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। ठीक है, ये प्रश्न भी आ सकते हैं जेम्स प्रिंसेप, क्योंकि ये बंगाल में उस टाइम आए थे। चलिए आगे देखते हैं आगे क्या हमारा।
अगला जो हमारा है वो सिक्के, कहाँ से सिक्के से प्राप्त होती है, कहते हैं वह सिक्कों के अध्ययन को मुद्रा शास्त्र न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। मुद्राओं की बनावट एवं उनके प्रयुक्त धातु की मात्रा के आधार पर ऐतिहासिक घटनाओं पर प्रकाश पड़ता है। प्राचीन काल में अधिकांश मोहरें धातु की बनाई जाती थी। जिन सिक्कों व मुद्राओं पर कोई लेख नहीं होता था, केवल आकृतियां विद्यमान होती थी, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाते थे। किनको पंचमार्क व आहत सिक्के कहते थे, जिन पर ओनली आकृतियां विद्यमान होती थी। ठीक है साथियों, ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंस होने वाले हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो हमारा है वह है भारत में पुरातात्विक खुदाई। क्या भारत में पुरातात्विक खुदाई से बड़ी संख्या में तांबे, चांदी, सोना या सोने और शीशे के सिक्कों के सांचे मिले हैं। किस किस के मिले हैं? बड़ी मात्रा में तांबे, चांदी, सोने और शीशे के सिक्कों के सांचे मिले हैं। इनमें से अधिकांश सांचे कुषाण काल के अर्थात ईसा की आरंभिक 3 शताब्दियों से संबंधित रखता है। ठीक है, कब से रखता है? ईसा से पूर्व 3री शताब्दी तक संबंधित रखता है। ये जो सांचे होते हैं दोस्तों, वो होता है किसी चीज का शेप जिसमें किसी भी धातु को गलाकर उसको आकार दिया जाता है। ठीक है, वो सांचे कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। अगला जो हमारा है वो है भारत में मिले आरंभिक सिक्कों का प्रतीक चिन्ह मिलते थे। क्या आरंभिक में सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह मिलते थे, परंतु बाद के सिक्कों पर राजाओं और देवताओं के नाम तथा तिथियां अंकित मिलती थी। कब के? बाद वाले पे सिक्कों पे देवताओं के नाम, राजाओं के नाम तथा तिथियां अंकित होते थे। पहले के सिक्कों पर ऐसा कुछ नहीं होते थे। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है। आगे जो हमारा है वो है सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम यूनानी शासकों ने प्रारंभ की। किसने किया? सिक्कों पर लेख की तिथियां उत्कीर्ण करने का यूनानी शासकों ने प्रारंभ की थी। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है सिक्कों का प्रयोग दान, दक्षिणा, खरीद बिक्री और वेतन, मजदूरी आदि भुगतान में होता था, जो आज भी हो रहा है। इसलिए सिक्कों का आर्थिक इतिहास के अध्ययन में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। आगे जो अगला जो हमारा पॉइंट है वो है भारत में सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल से मिलते हैं। मौर्य के उत्तर काल से मिलते हैं सर्वाधिक सिक्के, जो विशेषतः शीशे, कोटिन, तांबे, कांसे, चांदी और सोने से निर्मित होते थे। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए। किसने किए सबसे ज्यादा सिक्के? गुप्त शासकों ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। गुप्त शासकों ने सबसे अधिक सोने के सिक्के जारी किए, जबकि सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासकों ने प्रचलित की। शुद्ध सोने का सिक्के किसने प्रचलित की? कुषाण शासकों ने प्रचलित किए थे, याद रहे। फिर आगे है सातवाहन शासकों ने सबसे अत्यधिक शीशे के सिक्के जारी किए। किसने? सातवाहन के शासक ने अत्यधिक शीशे के जो सिक्के होते हैं उनके जारी किए थे। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है वो है अभिलेख एवं प्रयुक्त लिपियां। क्या है? अभिलेख एवं प्रयुक्त लिपियां। पहला है वो है ब्राह्मी लिपि। कहते हैं अशोक के अधिकतर शिलालेख ब्राह्मी लिपि में होता था। यह लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती थी, जैसे आज देवनागरी लिपि या हिंदी लिखी जाती है। दूसरा जो लिपि है वो है खरोष्ठी लिपि। दूसरा कौन सा है? वो है खरोष्ठी लिपि। अशोक के कुछ शिलालेख खरोष्ठी लिपि में भी है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे उर्दू लिखते हैं इस तरफ से इस तरफ लिखी जाती थी। अगला जो हमारा लिपि है वो है यूनानी एवं आरमेक लिपि। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अशोक के शिलालेखों में इन लिपियों का प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसका लिपि कहाँ हुआ? इसका लिपि का प्रयोग कहाँ हुआ? इनका कहाँ हुआ? इनका पाकिस्तान में। ठीक है दोस्तों, याद रहे। चलिए आगे चलते हैं। अगला चलिए दोस्तों, ये जो डायग्राम है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो
मुख्य बिंदु है वो है पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान की पुरातात्विक स्तंभ अभिलेख व उनके स्थान कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं और उन अभिलेखों में किस किस का वर्णन है। चलिए देखते हैं। यह है मेहरौली स्तंभ लेख, जो मेहरौली स्थल जो मेहरौली दिल्ली में स्थित है। किस व्यक्ति से संबंध है? यह चंद्रगुप्त द्वितीय से रखता है। समय क्या था? गुप्तकालीन था। इसका जो विषय वस्तु क्या है? इसमें लिखा है यह स्तंभ लेख मूलतः व्यास नदी के समीप विष्णुपद पहाड़ी पर स्थित, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास, तथा वह तत्कालीन धातु विज्ञान का उत्कृष्ट उदाहरण है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दिग्विजय अभियानों एवं उसके द्वारा सिंधु के साथ युद्धों के बाद बाल्टिकों पर विजय प्राप्त करने का विवरण प्राप्त होता है, जो मेहरौली वाला स्तंभ है उसमें प्राप्त होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो हमारा हो जाता है वो है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख। कौन सा? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख, जो इलाहाबाद प्रयागराज में स्थित है। इसका जो संबंध है वो है समुद्रगुप्त से। ये भी गुप्तकालीन है। तो कहते हैं इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजय का यशोगान किया गया है। इसकी रचना हरिशेन ने काव्य शैली में किया है। इन सब का पता प्रयाग प्रशस्ति से लगता है, जो प्रयागराज में स्थित है। अगला जो हमारा है वो है बौद्ध स्तंभ। अगर क्या हमारा बौद्ध स्तंभ लेख, जो बरहुत से मिलता है हमें। इसके बारे में राजा वसुदेव के बारे में पता लगता है, जो शुंग काल के समय के थे, जो शुंग काल के थे। इस अभिलेख से शुंग वंश की जानकारी प्रारंभिक स्रोत है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो हमारा है वो है मथुरा स्तंभ लेख। मथुरा उत्तर प्रदेश में स्थित है और चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंध रखता है। ये भी गुप्तकालीन हो जाता है। इसमें यह प्रथम गुप्त अभिलेख है जिसमें गुप्त संवत का प्रथम वर्ष वर्णित किया गया। किसमें? मथुरा स्तंभ में गुप्त वर्ष का जो प्रारंभिक होता है उसमें प्रथम वर्ष इसमें ही वर्णित किया गया है। इस स्तंभ लेख द्वारा वैष्णव धर्मी गुप्त सम्राट की धार्मिक सहिष्णुता पर प्रकाश पड़ता है तथा महेश्वर समुदाय के उदिताचार्य का वर्णन भी इसी में मिलता है। ठीक दोस्तों, याद रहे ये सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर लिखने चाहें तो आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं। आगे जो हमारा है वह है गरुड़ स्तंभ लेख, जिसे होलिओडोरस स्तंभ के नाम से भी जाना जाता है। इसका जो स्थान है वो है विदिशा, जो मध्य प्रदेश देशनगर में पड़ता है। इसका जो उस टाइम के राजा थे संबंध में वो है भागभद्र। कौन से राजा थे? वो थे भागभद्र से संबंध रखता है। ये भी शुंग काल के समय के थे। इसमें कहते हैं इसमें नीति शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम, त्याग व सतर्कता जैसे नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। किसमें? गरुड़ स्तंभ लेख में। ठीक है दोस्तों, ये सारे अभिलेख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे जो हमारा है वो है एरन स्तंभ लेख। कौन सा है? वो है एरन स्तंभ लेख, जो मध्य प्रदेश एरन में स्थित है। ये भी समुद्रगुप्त से संबंध रखता है और इसका भी गुप्तकालीन समय रहा है। इसमें नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम नहीं, इसमें भी नैतिक शिक्षा के अंतर्गत आत्मसंयम, त्याग व सतर्कता जैसे नैतिक कार्य स्वर्ग का पक्ष प्रस्तुत किया गया है। इस स्तंभ लेख समुद्रगुप्त के व्यक्तिगत मामलों की जानकारी देता है। ये विदर्भी शैली में लिखी गई थी। इसकी जो शैली थी वो थी विदर्भी शैली। और शैली कितने प्रकार होती? शैली भी कितनी प्रकार की होती है? वो भी 3 प्रकार की होती है। चलिए आगे देखते हैं। एक और है एरन स्तंभ लेख, जो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। इसका जो संबंध है वो बुद्धगुप्त से है। ये भी गुप्तकालीन शासक थे। कहते हैं इसके जो इस बारे में क्या, इसमें इस स्तंभ में क्या मिला हमें? कहते हैं स्तंभ लेख चतुर्भुजी भगवान विष्णु का सर्वपक्ष अभिलेख प्रमाण तथा भगवान विष्णु की महिमा में महाराजा मातृ विष्णु एवं धन्य विष्णु द्वारा ध्वज स्तंभ के निर्माण का वर्णन प्रस्तुत है। इसमें
सप्ताह के दिनों के नाम का प्रारंभिक प्रयोग किया गया था। अगर हमसे पूछ ले परीक्षा में सप्ताह का जो प्रारंभिक नाम का वर्णन किस अभिलेख में मिलता है, वो है एरन स्तंभलेख, जो बुद्धगुप्त से संबंध रखता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे जो हमारा है वो है बिहार स्तंभ। क्या हमारा वो है बिहार स्तंभ। ये बिहार शरीफ पटना में स्थित है। इसका जो शासक था वो स्कंदगुप्त के समय में था। यह भी गुप्तकालीन था। इसमें स्कंदगुप्त द्वारा अश्वमेध यज्ञ करने तथा एक स्तूप के निर्माण करने का उल्लेख इसमें प्राप्त है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी बिहार में था और झारखंड पहले बिहार में स्थित थे, तो ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से। अगला जो हमारा है वो है भीतरी स्तंभलेख, जो भीतरी गाजीपुर में स्थित है। ये भी स्कंदगुप्त से संबंध रखता है, जो गुप्तकालीन ही शासक थे। इस स्तंभ लेख में हुणों के आक्रमण का वर्णन स्कंदगुप्त द्वारा विष्णु मूर्ति की स्थापना का उल्लेख मिलता है भीतरी स्तंभ लेख से। अगला जो हमारा है वो है भिलसड़ स्तंभ लेख, जो भिलसर एटा के में स्थित है, जो एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये कुमारगुप्त से संबंध में है। ये भी गुप्तकालीन शासक के अंतर्गत आता है। कुमारगुप्त प्रथम लेख में गुप्त सम्राटों में वंशावली का विवरण है। इस स्तंभ लेख में कार्तिकीय मंदिर का उल्लेख मिलता है। इसमें जो भगवान शंकर के पुत्र थे कार्तिकीय, उसके बारे में इनके स्तंभों से वर्णन मिलता है। अगला जो हमारा है वो तालमुंडा स्तंभलेख, जो शिवमोगा मैसूर में स्थित है। जिसका जो शासक थे वो उस टाइम के वो थे शांतिवर्मन या मयूर शर्मन। ये गुप्तकालीन शासक थे। यह स्तंभ लेख दक्षिण के कदमों के इतिहास के अध्ययन का महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें कदम शासक मयूर शर्मन के पल्लवों से संघर्ष का उल्लेख प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, याद रहे ये सारे अभिलेख बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, यूजफुल लगी हो, तो अपने साथियों के साथ शेयर करें ताकि सभी साथियों का मदद हो पाए। जैसे आप अलग यूट्यूबर जो यूट्यूब पे कराते हैं वो क्वेश्चन आंसर के साथ, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियो को देखते हैं तो आप उनके आंसर फटाफट दे सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों कल मिलते हैं शाम 9 बजे लाइव। धन्यवाद आप सभी का।